गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय कोविड-19 के समय अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम है इसकी अनवरत जो प्रिपरेशन है वो जारी रख सके। हमारे जो बीए फाइनल ईयर की अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें हम 2-3 दिन से गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम गुट निरपेक्षता की कमजोरियां, ये गुट निरपेक्षता है इसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, इसकी क्या विफलताएं हैं और इसकी आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पूरा बता चुका हूं मैं आपको, कौन इसके कर्णधार थे, कौन इसके संस्थापक थे, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ, वर्तमान तक कितने हो गए हैं, भारत में कितने हुए हैं, इन सारी बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम गुट निरपेक्षता की कमजोरियां और विफलताएं हैं उसकी आलोचना करेंगे। नंबर 1 में सबसे पहले है अवसरवादी और काम निकालने की नीति। गुट निरपेक्षता की आलोचना करने वाले आलोचकों ने कहा है कि ये अवसरवादी और काम निकालने की क्या है, नीति है। गुट निरपेक्षता वो क्या है, अवसरवादी और काम निकालने की नीति। पश्चिमी आलोचकों ने गुट निरपेक्षता एक अवसरवाद और काम निकालने की नीति होकर रह गई है कि गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष देश सिद्धांतहीन है कि साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में वह दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं, और यह है कि उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करने का है, और जिसका पलड़ा भारी हो उसी की ओर मिल जाने का रहता है। पश्चिमी जो विचारक है, पश्चिमी जो आलोचक है, उन्होंने गुट निरपेक्ष नीति आलोचना की है कि ये दोनों ही जो विचारधाराएं हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी, इन दोनों में ही जिनको इनका फायदा हो, दोहरा लाभ हो, तो ये दोहरा लाभ उठाते हैं। अवसरवादी नीति करार दिया इसको। डॉक्टर एम.एस. राजन ने कहा है कि गुट निरपेक्षता की नीति अवसरवादिता की नीति हो सकती है, परंतु उतनी ही जितनी गुटबद्धता की अथवा कोई अन्य नीति हो सकती है उससे अधिक नहीं। तो इस प्रकार से डॉक्टर एम.एस. राजन ने कहा है कि हाँ, ये हो सकती है अवसरवाद की नीति, परंतु जो अभी 1945 से लेकर 90 के समय में जो गुटबंदी थी उस गुटबंदी से कहीं कम है। तो पहला हो गया अवसरवादी और काम निकालने की नीति। दूसरा है सिद्धांत उपयुक्त, सिद्धांतों से तो उपयुक्त है किंतु व्यवहारिक मतलब व्यवहार में ये या अव्यवहारिक नीति है। सिद्धांतों में तो उपयुक्त है परंतु ये क्या है, अव्यवहारिक नीति है। आलोचकों ने कहा है कि ये नीति सिद्धांत है जितनी उपयुक्त है, व्यवहार में उससे बहुत भिन्न है, और सिद्धांत इसमें चाहे कितने ही गुण क्यों न हो, व्यवहार में ये कई तरह से विफल हुई है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि धरातल पर गुट निरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। व्यवहार में धरातल पर इसने बहुत से गुट निरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को क्या नहीं किया है, निभाया नहीं है। इस दायित्व को निभाने में ये गुट निरपेक्ष जो नीति है वो क्या नहीं हुई है, सफल नहीं हुई है। तो दूसरा सिद्धांत में उपयुक्त है किंतु अव्यवहारिक नीति है। तीसरी है बाह्य सहायता पर निर्भरता। जो गुट निरपेक्ष है ये बाह्य जो सहायता है उस पर क्या है, निर्भर है। गुट निरपेक्ष देशों की एक प्रमुख विफलता यह है कि वे बाहरी आर्थिक और रक्षा सहायता पर बेहद निर्भर है। ये बाहरी आर्थिक सहायता व रक्षा सहायता पर क्या रहे हैं, मतलब विदेशी जो देश है उनके मतलब बाहरी आर्थिक सहायता और रक्षा सहायता में ये जो दूसरे देश है उन पर निर्भर रहे हैं। चूँकि वे दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने इतनी भारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाल लिया कि आज वे अपने सहज सामान्य कार्य निर्वाह के लिए भी इस सहायता के क्या हो गए, आश्रित हो गए हैं। तो ये मतलब क्या है कि बाह्य सहायता पर ये निर्भर है, इनकी आर्थिक और रक्षा की नीतियाँ हैं, और आज ये बाह्य सहायता इस पर आश्रित होकर रह गए हैं। डॉक्टर एम.एस. राजन ने कहा है कि किसी देश को दोनों सर्वोच्च शक्तियों से बराबर बड़े परिमाण में आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त हुई है। ये बात क्या नहीं है, ये बात अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उसकी गुट निरपेक्षता बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये बोल रहे हैं कि बाह्य सहायता पर निर्भर है, तो किसी देश को दोनों जो गुट है, दोनों महाशक्तियाँ, उन दोनों गुटों से क्या मिली है, बराबर सहायता मिली है। इसका मतलब क्या है, ये सही है। अगली जो इसकी आलोचना है वो है गुट निरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं।
गुटनिरपेक्षता की नीति है वो किसी भी तरह क्या नहीं है, सुरक्षा का साधन नहीं है। इसमें देखो आलोचक बोल रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते थे। यदि वे अत्यंत विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता है वो सुरक्षित नहीं रह जाएगी, और यदि वे बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करेंगे तो उनकी गुटनिरपेक्षता का स्वरूप शुद्ध नहीं रह पाएगा। अक्टूबर 1962 में भारत पर कौन आक्रमण करता है? चीन आक्रमण करता है। अक्टूबर 1962 में भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया था तो भारत के लोगों को ये अनुभव हो गया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में जो सर्वथा आदर्श नहीं है वह कोई भी चीज़ किसी देश की सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकती। गुटनिरपेक्षता भी नहीं कि उपयुक्त सैन्य शक्ति रखने के साथ गुटनिरपेक्षता की कोई असंगति नहीं है, और बाहरी आक्रमण से मुकाबला करने के लिए बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करना भी कोई गलत काम है नहीं है। चीनी आक्रमण के दौरान भारत के लोगों ने यह भी अनुभव किया कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों में सबको भारत के साथ सहानुभूति नहीं थी, जबकि बहुत से ऐसे देशों ने जो पश्चिमी गुट के साथ बंधे थे या तो भारत के प्रति सहानुभूति दिखाई या चीनी आक्रमण का मुकाबला करने में भारत को क्या दी? सहायता दी। तो ये गुटनिरपेक्षता की नीति है वो क्या नहीं, सुरक्षा का साधन भी नहीं है। अगला है गुटनिरपेक्षता की नीति है वो क्या है? संकुचित नीति है। विदेश नीति का क्षेत्र है वो व्यापक होता है। विदेश नीति का क्षेत्र है वो क्या होता है? व्यापक क्षेत्र होता है, जबकि ये गुटनिरपेक्ष नीति है ये क्या है? संकुचित नीति है। विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की नीति में बांधा नहीं जा सकता। गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत ही सीमित है। गुटनिरपेक्षता का जो दायरा है वो क्या है? बहुत ही सीमित है। गुटनिरपेक्षता का जो दायरा है वो बहुत ही सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्षण बन जाता है। अगला जो है वो राष्ट्रीय हित के बजाय नेतागिरी की नीति। गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो राष्ट्रीय हित की बजाय क्या है? नेतागिरी की नीति है। वो किस प्रकार है? गुटनिरपेक्षता की नीति में राष्ट्र हित केंद्र में नहीं है, इससे राष्ट्र को हित हो जाए ये अलग बात है। उसके केंद्र में नेतागिरी की भावना रही है। गुटनिरपेक्षता की नीति के केंद्र में क्या रही है? राष्ट्र हित की भावना नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति है इसके केंद्र में क्या नहीं है? राष्ट्र हित की भावना नहीं है। अगर ऐसे ही स्वाभाविक रूप से ही अगर हित हो जाए वो एक अलग बात है, बाकी राष्ट्र हित की नीति नहीं है ये। उससे राष्ट्र हित हो जाए ये अलग बात है। उसके केंद्र में नेतागिरी की भावना रही है। मोर का नाच, पाँव कितने भी कमज़ोर हो, गंदे भी, लेकिन पंख फैलाकर नाच होना चाहिए। दुनिया के जो मंच है, दुनिया में उसकी नेतागिरी है वो क्या होनी चाहिए? चमकनी चाहिए। तो आलोचना करने वालों ने ऐसा भी कहा है। अगला जो है वो गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो क्या है? एक सही दिशा में नहीं था, दिशाहीन आंदोलन था, जिसको क्या नहीं मिला? सही नेतृत्व नहीं मिला। ऐसा इन्होंने आलोचना की है। आलोचक बोल रहे हैं कि नई विश्व व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं, सद्भावना नियामक तत्व हो, निर्माण करना तो दूर रहा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में ही बिखरने लगा है। हवाना सम्मेलन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। और ये कहाँ है? हवाना, क्यूबा में। जो छठा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था हवाना में। हवाना कहाँ है? क्यूबा में। अमेरिका का पड़ोसी देश है ये। और यहाँ के काफ़ी लंबे समय तक फिदेल कास्त्रो है वो क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। तो 1979 का जो 1979 का जो हवाना सम्मेलन था, इसमें ये स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण आंदोलन है वो 3 खेमों में बंट गया। ये जो हवाना में 1979 में जो छठा गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, इसमें ऐसा लग रहा था कि ये संपूर्ण जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये कितने खेमों में? 3 खेमों में क्या हो गया है? बंट गया है। ये 3 खेमे कौन कौन से हैं? पहला है, एक में क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथियोपिया, दक्षिणी यमन जैसे सोवियत संघ परस्त देश थे। तो दूसरे में सोमालिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मोरक्को, मिस्र आदि अमेरिकी समर्थक देश थे। तो तीसरे खेमे में भारत, यूगोस्लाविया,
और श्रीलंका जैसे देश थे। और ये बंटवारा इस बात का सबूत था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अपनी कोई दिशा नहीं रह गई और वह महाशक्तियों के खिलवाड़ का क्या बन गया, प्रतिबिंब या दर्पण मात्र बन गया। अगला है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव। किस प्रकार से हमने पढ़ा हवाना जो सम्मेलन है जो क्यूबा में हुआ था, छठवां सम्मेलन, उसमें इन राष्ट्रों में क्या नहीं थी, बुनियादी एकता का या एकता नहीं थी इन राष्ट्रों में। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता भी नहीं पाई जाती। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर, वे आपस में एक दूसरे की सहायता करने की भी कोई ठोस योजना नहीं बना सके। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक दूसरे का शोषण करने से भी बाज नहीं आते। तेल संपन्न राष्ट्रों ने अपने साथी विकासमान राष्ट्रों को भी किसी प्रकार की रियायत नहीं दी और अपनी जीवन पद्धतियों की रक्षा के लिए भी गुटनिरपेक्ष देश कोई संयुक्त रणनीति है वो नहीं बना पाए। अगला जो है वो है गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा मात्र है। गुटनिरपेक्षता वो क्या है, एक मूल्य रहित पैंतरा मात्र है। किस प्रकार, वास्तव में गुटनिरपेक्षता अपने आप में कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश है तो नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया जैसे राजशाही देश भी रहे हैं। भारत और श्रीलंका जैसे अगर लोकतांत्रिक देश है तो नेपाल, मोरक्को और इथियोपिया जैसे राजशाही देश भी रहे हैं। वियतनाम, क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट देश भी, साम्यवादी देश भी इसमें शामिल है। तो फौजी तानाशाही वाले इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, घाना, उगांडा ऐसे भी देश इसमें शामिल रहे हैं। दूसरे शब्दों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लगभग 120 देशों में से 10 देश भी ऐसे नहीं है जिन्हें सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक कहा जा सके। तो मूल्य रहित, इसका कोई मूल्य नहीं है, इनका कोई आदर्श नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमारी इस क्लास में हमने गुटनिरपेक्षता की कमजोरियां, विफलताएं, हालांकि हमारे को पता है कि हर चीज़ में क्या होती है, कमजोरियां होती है, उसकी विफलताएं होती है, फिर भी ये आज भी क्या है, प्रासंगिक है, इसके महत्व है। तो आलोचना करने वालों ने आलोचना बताई है। यहाँ से परीक्षा में अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है यहाँ से कि भाई गुटनिरपेक्षता की कमजोरियाँ या विफलताएँ या आलोचना है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो इनका ध्यान रखना है। अवसरवादी और काम निकालने की नीति, सिद्धांत उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति, बाह्य सहायता पर निर्भरता, गुटनिरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं, संकुचित नीति है, ये व्यापक नहीं है, राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी चमकाने की नीति है। गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन है, एक निश्चित इनका कोई दिशा नहीं है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव है, 3 खेमे में बंट गए थे देश। और गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित, इनका कोई मूल्य या आदर्श नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमने गुटनिरपेक्षता की कमजोरियां या विफलताएं हैं इनका अध्ययन किया और मैं आशा करता हूं कि आपके ये है वो समझ में आ गया होगा और इसके नोट्स बना लेना और इनको 2-3 बार रीड कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।